हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें जब तक अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन फांसी देने के बाद जब अपराधी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयों का पता चला तो जनता दो हिस्सों में बट गई। जहां एक तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि इसके साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ और इसको फांसी ही होनी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि ये निर्दोष था और किसी ने उसको फंसाया है और फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। ये घटना है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके की। वहां पर एक आनंद अपार्टमेंट नाम की सोसाइटी थी और इसी सोसाइटी की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम नागरदास पारेख था और उसकी पत्नी का नाम यशोमती बेन था। नागरदास और यशोमती के दो बच्चे थे, एक बेटा भवेश पारेख और दूसरी बेटी हैतल पारेख। साल 1987 में ये परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगा था। नागरदास का ज्वेलरी का बिजनेस था जो कोलकाता में अच्छा चल रहा था और उनकी बेटी हैतल पारेख बैलेंस्ड गोल्ड स्मिथ नाम के स्कूल में पढ़ती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पारेख फैमिली के आनंद अपार्टमेंट में आने से पहले 1987 में ही एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए धनंजय चटर्जी नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया गया था। धनंजय का जन्म वेस्ट बंगाल के कुलदे नामक जगह पर हुआ था और उसने 1987 में पारेख फैमिली के यहाँ आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी करता था, यानी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। सब कुछ ठीक चल रहा था। पारेख फैमिली में भी सब कुछ नॉर्मल था, सब खुश थे और मजे से रह रहे थे। नागरदास और उनका बेटा ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे। माँ एक हाउसवाइफ थी और बेटी हैथल स्कूल जाया करती थी। सिक्योरिटी गार्ड धनंजय ने उसी दौरान शादी की थी और उसकी पत्नी का नाम था पूर्णिमा और उससे ये कहकर शादी की थी कि वो बीएसएफ का जवान है। लेकिन जब पूर्णिमा को सच्चाई का पता चला तो वो एक अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी पर कार्यरत था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा और इसके बाद वो धनंजय के साथ हंसी खुशी रहने लगी। सन 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागरदास की बेटी हैथल पारेख 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में उसका बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया। सुबह 7:30 बजे एग्ज़ाम देने के लिए वो घर से निकलती थी और दोपहर करीब 1 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो घर वापस आ जाया करती थी। 2 मार्च 1990 को जब वो एग्ज़ाम देकर घर वापस आती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे गंदी नज़र से देखता है और गंदे गंदे कमेंट पास करता है। हैथल की मां ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 मार्च को हैथल फिर से एग्ज़ाम देकर घर वापस लौटती है और फिर से अपनी मां से कहती है कि मां, आज फिर उसने मुझे गंदी नज़रों से देखा और गंदे कमेंट मेरे ऊपर पास किए और उसने फिल्म देखने के लिए भी मुझे चलने के लिए कहा था। इस बार हैथल की माँ बहुत गुस्से में थी। शाम को जब हैथल के पिता नागरदास घर आते हैं तो यशोमती ने सारी बात अपने पति से बताई। नागरदास को बहुत गुस्सा आता है और उसी समय सोसाइटी के हेड से कंप्लेन करता है। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेंट को देखते हुए एक्शन लेती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर देती है। 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट में आना था और धनंजय को कहीं दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन 5 मार्च 1990 की सुबह धनंजय आनंद अपार्टमेंट में ही आ जाता है और अपनी ड्यूटी शुरू करता है। पारेख फैमिली की यदि हम बात करें तो सुबह ही नागरदास और उसका बेटा अपने काम पर चले गए। सुबह 7:30 बजे हैथल भी एग्जाम के लिए चली गई और यशोमती घर पर ही थी। दोपहर में 1 बजे हैथल अपना एग्जाम देकर घर वापस लौट आती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। हर रोज की तरह शाम 5 बजे हैथल की माँ यशोमती बहन पूजा करने के लिए पास ही के मंदिर में जाती है। सिक्योरिटी गार्ड धनंजय की शिफ्ट दोपहर 2 बजे तक ही खत्म हो गई थी, लेकिन वो वहीं पर रुका रहा और अपने घर नहीं गया। धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं अभी 3rd फ्लोर पर जा रहा हूं और अभी जल्दी ही वापस लौट कर आता हूं। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने जब उससे कारण पूछा कि वहां क्यों जा रहे हो तो उसने कहा कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है। धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर चला जाता है। हैथल पारेख का घर भी उसी 3rd फ्लोर पर ही था। 5:45 पर धनंजय लिफ्ट से नीचे वापस आ जाता है। सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर उससे पूछते हैं, तुम्हें तो दूसरी जगह ड्यूटी पर भेजा गया था, लेकिन तुम यहाँ वापस क्यों आए?
तो धनंजय ने बताया कि कुछ निजी कारणों की वजह से मुझे यहाँ वापस आना पड़ा, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी ही वहाँ दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजर वहाँ से चला जाता है। शाम 5:50 हैथल की माँ यशोमती मंदिर से वापस घर आती हैं। लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाती हैं और अपने अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती हैं। दरवाजा नहीं खुलता है। कई बार बेल बजाने के बावजूद भी अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, दरवाजा नहीं खुलता है। तो वह दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो पड़ोस के कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। सभी मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में दरवाजा टूट जाता है। यशोमती और कुछ पड़ोसी घर के अंदर जाते हैं। हैथल की माँ अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। हैथल पारेख लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। यशोमती ने तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन करके बुलाया। नागरदास और उसका बेटा तुरंत घर पर वापस आ गए। धीरे धीरे ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। रात के 9 बजे पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में तुरंत आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन वहां पड़ा हुआ मिलता है और एक गले की चेन भी वहां पड़ी हुई मिलती है। पड़ोस के एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि ये चेन उसकी है और भीड़ में वो गिर गई थी। पुलिस को बटन और चेन के अलावा भी खून के सैंपल, फटे कपड़े और कई चीजें वहां से बरामद होती हैं। 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू करती है। हैथल के पिता नागर दास बताते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था। मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेन भी की थी। 5 मार्च को उसे दूसरी जगह ड्यूटी पर जाना था, लेकिन वो वहां नहीं गया। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे उसी सिक्योरिटी गार्ड धनंजय का हाथ है। पुलिस की टीम तुरंत धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है। हैथल की मां ने भी उसको पुलिस वालों को यही बताया था जो उसके पति ने बताया था। और यशोमती ने यह भी कहा कि जब मैं मंदिर से वापस आई तो लिफ्ट मैन ने मुझे बताया था कि उसने धनंजय को हमारे अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। हमारे घर से एक घड़ी भी गायब है। हो सकता है धनंजय ने ही वो घड़ी चुराई हो। अब लिफ्ट मैन से पूछताछ की जाती है और वो कहता है कि मैंने धनंजय को ऊपर जाते समय नहीं देखा क्योंकि मैं उस वक्त वॉशरूम गया हुआ था। दूसरे गार्ड से जब पूछताछ होती है तो उसने बताया कि 5:20 पर धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था। सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर यहाँ आए थे। मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए जोर से आवाज भी लगाई थी। सिक्योरिटी मैनेजर से भी पूछताछ की जाती है और उन्होंने बताया कि धनंजय को 5 मार्च को कहीं दूसरी जगह पर ड्यूटी जाना था, लेकिन उसके घर पर किसी बच्चे का जनेऊ संस्कार की पूजा थी और इस वजह से वहाँ नई जगह पर वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया और वापस वो इसी अपार्टमेंट में ड्यूटी करने के लिए चला आया था। हैथल के पोस्टमार्टम में ये पता चला कि हैथल के शरीर पर चाकू के निशान थे और शारीरिक संबंध बनाए जाने का भी निशान मिला। पुलिस धनंजय को उसके गांव जाकर अरेस्ट कर लेती है। उसके घर की तलाशी में पुलिस को वह कपड़ा भी मिल जाता है जिसे धनंजय ने वारदात वाले दिन पहना था और घड़ी भी मिल जाती है जो उसने पारिक फैमिली के घर से चोरी की थी। इसके बाद अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। जितने भी गवाह मिले थे वे सभी कोर्ट में जाते ही अपने बयान से पलट जाते हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गवाहों के आधार पर तैयार की थी। धनंजय बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है, उसने किसी की हत्या नहीं की है। अलीपुर सेशन कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई और फिर ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट में गया। वहां से भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना था कि इस आदमी के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने एक ये घिनौना क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी थी। 25 जून 2004 को धनंजय की फांसी का दिन तय किया गया था, लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भेज दी, जिससे फांसी की डेट कैंसिल हो गई और प्रेसिडेंट ने धनंजय की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद दोबारा धनंजय की फांसी की तारीख तय होती है। 15 अगस्त 2004 की सुबह 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दी गई। धनंजय ने अपने आखिरी समय में कहा, मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। धनंजय की बॉडी का जेल अथॉरिटीज ने अंतिम संस्कार कर दिया क्योंकि उसके घर से उसकी बॉडी को कोई लेने नहीं पहुंचा। सब ये मान रहे थे कि ये इसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है
तो इसकी हम शक्ल देखना नहीं चाहते। सभी लोग इस केस को विक्टिम के एंगल से देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग धनंजय के एंगल से भी इसको देख रहे थे। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं 3rd फ्लोर पर गया जरूर था, लेकिन हैतल पारिक के घर की तरफ नहीं गया था। मैं वहाँ किसी से बात भी नहीं करता था। आगे उसने बताया इंटरव्यू में कि मैं घर में किसी का छोटा मोटा काम कर देता था, किसी बिजली का या प्लम्बर का काम कर दिया करता था, उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। बस इसीलिए मैं किसी न किसी फ्लोर पर किसी के घर में काम करने की वजह से जाया करता था। इसके अलावा मैं किसी से कोई बात नहीं करता था और इस कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये उसने इंटरव्यू में बताया था। इंडियन स्टेटस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर ने इस केस का एनालिसिस किया और कुछ नए तथ्य सामने रखे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं था। हैथल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन वह चाकू कभी भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया और गवाहों के आपस में बयान नहीं मिलते। हैथल के अंडरगारमेंट पर स्पर्म्स के निशान पाए गए, लेकिन उसका भी कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। घड़ी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए थे। धनंजय के घर से जो घड़ी मिली और पारेख के घर से जो घड़ी गायब हुई थी, उन दोनों के सीरियल नंबर मैच नहीं होते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात मेंशन नहीं थी। सबूत में इतनी सारी खामियां, इतने सारे कमियां होने के बावजूद भी पुलिस ने कोर्ट में इन सारे सबूतों पे कभी भी गौर नहीं की और कोर्ट में भी इन सबूतों के बारे में किसी जज ने कोई सवाल नहीं किया और इतने सबूतों की अभाव में धनंजय को फांसी दे दी गई। न्याय इंसान का बनाया हुआ कंसेप्ट है और झूठ भी इंसान का बनाया हुआ कंसेप्ट है। सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।